नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम लोग फिजिक्स में करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मोशन इन 2D, करेक्ट। काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशनल। तो चलिए इसको करते हैं। अभी एक क्लास ले रहा हूँ, अगर मुझको ठीक लगा तो शाम को भी एक क्लास में लूंगा, बिकॉज तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग का कल परफॉर्म मिस हो गया है, कल मिस हो गया है। चलिए देखिए बच्चों, चैप्टर है आपका क्या, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। काइनेमैटिक्स 2D। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए इस चैप्टर में पहले तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका भी एक चैप्टर कवर होगा। मैथ्स में क्लास 12 में आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है वेक्टर्स, ठीक। तो वेक्टर्स को पढ़ाते हुए इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। वेक्टर्स आना चाहिए, तो वेक्टर इसी चैप्टर में फिजिक्स में जितना वेक्टर यूज होगा उतना पढ़ाया जाएगा पहले आपको, ठीक है ना। वेक्टर्स की कुछ कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, फिर आपको मोशन के बारे में 2 डायमेंशनल प्लेन में मोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि वेक्टर हमको पहले कवर करना है, उसके बाद मोशन तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों आपको पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर्स। अब ये क्या होता है? देखिए बच्चों, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए स्केलर एंड वेक्टर्स, क्लास 9th में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। स्केलर क्या होते हैं? जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है ना। और वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान सुनो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी आपको मिलेगी नेचर में मतलब नेचर की आप स्टडी करते हो वही फिजिक्स है। जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, किसी भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, तो आपको कैटेगराइज करना होता है क्या, कि वो स्केलर है या वेक्टर है। इसके अलावा एक और होता है टेंसर। टेंसर आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, सुन लो ध्यान से। टेंसर आपको नहीं पढ़ना है, टेंसर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि आफ्टर 12th। इंजीनियरिंग में टेंसर पढ़ाया जाता है। अभी आप ओनली स्केलर एंड वेक्टर पे फोकस करिए, ज्यादा टेंशन मत लो। तो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी आपको, आप उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, या तो वो स्केलर होगी या तो वेक्टर होगी, ठीक। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मास होता है, सॉरी मास कह रहा हूं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, और डायरेक्शन नहीं होती स्केलर में। और वेक्टर में आपको क्या पढ़ाया गया था? वेक्टर में आपको पढ़ाया गया था ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। लेकिन ये आधी अधूरी डेफिनेशन है 9th क्लास तक की, ठीक है। अब 11th क्लास में बच्चों आपको डिटेल में इसको पढ़ना है, यानी कि आपको कुछ और भी सीखना है। क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आपकी डेफिनेशन यहाँ मॉडिफाई हो जाएगी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब अब आपको पढ़ाया जाएगा स्केलर वो क्वांटिटीज हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखवा भी दूंगा आपको। स्केलर आपकी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं। सुन लो फिर से एक बार। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती हैं, और वेक्टर वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक्स बातें मैंने आपको बताई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आप मान लो राइस डाल रहे हो, चावल डाल रहे हो, ठीक है ना। तो या कुछ भी डाल रहे हो आप इसमें, ठीक है, राइस है मान लो 5 किलोग्राम राइस आपने यहां से डाला, ठीक। फिर क्या किया आपने, इसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में आपने क्या किया, 2 किलोग्राम राइस आपने और डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बताओ टोटल राइस कितना हो गया, टोटल कितना चावल हो गया इसमें? 5 तो पहले से था, और 2 आपने और डाल दिया, कितना हो गया? 7 किलोग्राम, है ना। अब देखा आपने यहां पर क्या किया, मासेस को सिंपली ऐड कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, जो आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है भाई। 5 किलोग्राम आपने डाला, 2 किलोग्राम आपने डाला, तो टोटल हो गया कितना? 7 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगा हुआ है, आपने सिंपल मैथ्स लगाई,
दोनों को आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन की बात आपने नहीं करी। मतलब 5 किलोग्राम आपने लेफ्ट से डाला, फिर 5 किलोग्राम आपने राइट से डाला, डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं कर रही है, टोटल मास आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्या होता अगर मेरे पास एक टेबल होती, एक टेबल है स्टूडेंट्स या एक बॉक्स है। अब ध्यान दें, मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर जो आपने चलो अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले इधर देखो जरा, ये बॉक्स है। अगर आप 7 न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन, 7 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हो। अब आपका कोई फ्रेंड आया और आपकी हेल्प करने के लिए उसने क्या कहा, भाई चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इस बॉक्स को खिसकाना है हमें, ठीक है ना। तो उसने तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स तुमने लगाया था, तुम्हारा फ्रेंड आया और उसने क्या किया, 2 न्यूटन का फोर्स तुम्हारे साथ लगा दिया ऐसे। अब दोनों लोगों ने अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो इतना तो आपको मन से फील आ रहा होगा कि आपको सपोर्ट ही मिलेगा। मतलब 5 न्यूटन आप लगा रहे थे, आपके दोस्त ने लगा दिया कितना 2 न्यूटन, तो भाई आपको सपोर्ट मिलेगा ना, आपको सपोर्ट मिलेगा, बॉक्स आगे जाएगा। यानी कि बॉक्स पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, बॉक्स पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 5 + 2 7 न्यूटन। किधर लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाब है इस डायरेक्शन में लगेगा जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, अब आप ये सोच रहे होगे कि हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाई है, यानी कि 5 + 2 हमने कर दिया है। ठीक, दो फोर्स मैंने आपको दिए, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, आपने ऐड कर दिया। आपने कहा नॉर्मल मैथमेटिक्स तो लगा हुआ है, दो फोर्स का ऐड कर रहा है मैंने, नॉर्मल मैथमेटिक्स। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। इसी इसी प्रॉब्लम को मैं आपको जब आगे टॉपिक अभी पढ़ा दूंगा तो दिखाऊंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। ठीक, और कैसे आंसर 7 यहां पर आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगी, एक तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही लगा है। चलो अब यहीं पे करके दिखा दूंगा, टेंशन मतलब पहले आप यहां पे देखो, यहीं पे करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो, पहले यहां पे देखो। मान लो आपने इधर से लगाया 7 न्यूटन, अब आपका फ्रेंड आ गया, उसने बोला भाई मैं तो अपोजिट से 2 न्यूटन लगा दूंगा, मान लो ऐसा कर दिया उसने। अब बताओ नेट फोर्स कितना आ जाएगा, क्या किसी को फील आ रहा है, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, किसी को फील आ रहा है, जल्दी बताओ। अगर आपको फील आ रहा हो तो मुझे आप बता दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। आप बताइए इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, 7 न्यूटन लगा लेफ्ट से राइट और 2 न्यूटन लगा राइट से लेफ्ट। बताओ इस बॉक्स पे टोटल 5 न्यूटन, वेरी गुड। 5 न्यूटन किधर लग रहा है, इस तरफ, तो नेट फोर्स हो गया 7 - 2, 5 न्यूटन। और ये जो 5 न्यूटन लगा, आप पता है बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे आपने तो मैथ्स लगा के माइनस किया है। नहीं, माइनस नहीं किया है ये स्टूडेंट्स, ये माइनस नहीं किया बच्चों, ये हमने ऐड ही किया है, ये हमने एडिशन ही किया है, दो वेक्टर्स का एडिशन है ये। ओके, इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो सर कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। ये देखो 5 न्यूटन, ठीक, अब सुनो। अब मान लो 7 न्यूटन आपने इधर से लगाया और आपका फ्रेंड आके 7 न्यूटन इधर से लगाता है, तो आपको मन में फील आ रहा होगा ये बॉक्स हिलेगा भी नहीं। 7 इधर 7 इधर, कहने के लिए तो दो फोर्स लगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0 न्यूटन, 7 - 7 0 न्यूटन। अब आप बोलोगे कि आपने तो सिंपली माइनस कर दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल क्या रहा, टेंशन मत लो आप, बस आप देखो नीचे हमने वेक्टर एडिशन किए हुए हैं बच्चों और ऊपर हमने नॉर्मल एडिशन किए हुए हैं। ठीक, तो ऊपर हमने मास की बात करी थी, मास क्या है बच्चों आपका, स्केलर है, लेकिन नीचे आपने फोर्स की बात करी हुई थी। ठीक है, फोर्स क्या है बच्चों आपका, वेक्टर है। अब सुनो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, जब आपके दो फोर्सेस, दो वेक्टर लग रहे होंगे, सुन लो ध्यान से, जब आपके दो वेक्टर लग रहे होंगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूं। चलो आ जाओ यहाँ पर, ज्यादा टेंशन मत लेना भाई, ये सब फॉर्मूला हम लोग आगे चल के अभी डिराइव करेंगे, टेंशन मत लो। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉर्मूला कौन सा फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बच्चों आपके पास फॉर्मूला फॉलो होगा कौन सा, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। अरे भाई मान लो, ठीक, इसका नाम है बेटा वेक्टर ए के ऊपर ऐसे निशान लगा दोगे, इसको वेक्टर ए बोलेंगे। ठीक,
बी के ऊपर ऐसे निशान लगा दोगे, इसको वेक्टर बी बोलेंगे। मान लो वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी एंगल बना रहा है कितना, थीटा। अरे भाई मान लो, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। वेक्टर ए, वेक्टर सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है। इसने क्या किया, ये ऐसा एंगल बना दिया थीटा, वेक्टर बी ने वेक्टर ए के साथ। ठीक, तो इनका जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बच्चों, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दो वेक्टर हैं, सेम वेक्टर है, चाहे वेलोसिटी होंगी दोनों, वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, सुन लो। मतलब ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, या ये एस्केलेशन है, ये भी एस्केलेशन है, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है। कहने का मतलब है दो वेक्टर पे आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तभी लगा सकते हो जब दोनों सेम नेचर के हों। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी में एस्केलेशन ऐड कर रहे हो आप, नहीं भाई, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हो, एक्सलेशन में एक्सलेशन ही ऐड कर सकते हो। ठीक, फोर्स में आप फोर्स ही ऐड कर सकते हो। तो सुनो, होता क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है बच्चों, वो इधर कहीं आता है, ये रिजल्टेंट आता है इस तरीके से। बस अभी सुन लो, अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये रिजल्टेंट है, और इस रिजल्टेंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से चेक करो, पीछे एग्जाम्पल देखिए, पीछे का जो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में 5 न्यूटन इधर लगाया, 2 भी इधर लगाया। ये देखो बच्चों, 5 न्यूटन इधर लगाया और 2 न्यूटन भी इधर लगाया। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री, याद रखिएगा। अभी धीरे धीरे और आपको एहसास होगा, ज्यादा टेंशन मत लो। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगे ऐसे, तो आपको थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री, तब दोनों के बीच का एंगल 0 है। जो जो बता रहा हूं भी सुन लो बस। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। लगाओ फॉर्मूला, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा, आर का मतलब रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स। ये ए है और ये बी, ए का स्क्वायर, चेक कर लो फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ए की जगह 5 और बी की जगह कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह 0। ठीक, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू कॉस 0। तो यहां से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 बच्चों, इंटू कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा r इज इक्वल्स टू रूट ओवर। ठीक है, अब ध्यान दें, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहां से 29 और प्लस 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 29 बच्चों कितना होता है बताइए, 49। ये लीजिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 न्यूटन। अब बताओ, यही काम वहां पे आपने डायरेक्ट किया था, बताइए, यही काम आपने डायरेक्ट किया था, 5 प्लस 2 आपने 7 कर दिया। तो ये तो एक तरीका बस बना लिया गया, वो तरीका क्यों बनाया गया वो भी अभी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आप देखो जरा, जब मैंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया तो आंसर यही वाला आंसर आया है कि नहीं आया, बताओ, 7 न्यूटन आया है कि नहीं आया, बताओ। ठीक, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इसमें अगर हम इस फॉर्मूले में बच्चों अगर हम क्या रखेंगे, cos 0 रखेंगे, यानी कि दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में लगे होंगे, cos 0 1 हो जाएगा, तो 2a भी बचेगा यहां पर। तो r इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा तो रिजल्टेंट a प्लस बी आ जाएगा। यानी कि जो रिजल्टेंट है a प्लस बी डायरेक्ट क्यों किया गया, 7 प्लस 2 डायरेक्ट पीछे क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था। थीटा 0 कैसे लिया भाई, ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, जब दो रे सेम डायरेक्शन में होती हैं, ये एक रे उधर है और दूसरी भी उधर है। अभी बताओ, दोनों ये रे ऐसे, ये रे ऐसे, बताओ एंगल कितना है, कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ। ये एंगल दिखाओ, कितना कितना दिख रहा है, 90। गिराओ नीचे, कितना हो गया 30, और गिराओ कितना हो गया 20, 10 0। आया कि नहीं आया बताइए, सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके।
तो देखो जरा रिजल्टेंट कितना आ रहा है बताइए, a प्लस बी आ रहा है। तो भाई यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में cos 0 जब लगाऊंगा cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो a प्लस बी आ जाएगा। यही दिमाग में रखते हुए मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर बच्चों सीधे रिजल्टेंट निकाला a प्लस बी करके, ये a है ये b है, उठा के जोड़ दिया। अब सुनो, आओ जरा सेकंड वाले पे लगाते हैं। जब दो वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये देखिए एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, अभी एंगल कितना है 90, और बढ़ाओ एंगल 120, और बढ़ाओ, ये वेक्टर इधर भाग गया, ये वेक्टर इधर भाग गया, जस्ट ऑपोजिट हो गए, एंगल कितना हो गया, देख के बताओ एंगल कितना हो गया, देख के बताओ ये एंगल कितना हो गया, दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, बताइए 180। अब आया कि नहीं? तो आज के बाद याद रखिएगा, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल आपको 180 लिखना है। सेकंड केस देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में एंगल कितना लोगे आप, 180। ठीक, तो इधर से लग रहा था 5 न्यूटन, इधर से लग रहा था 2 न्यूटन। ठीक, ये ए है इस बार, ये बी है बच्चों। ठीक, थीटा कितना लेना पड़ेगा, 180, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे दिखाई पड़े तुरंत थीटा 180 लेना, दोनों वेक्टर्स के बीच का। अब यदि आप रिजल्टेंट निकालेंगे बच्चों, रूट ओवर लगाओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए की जगह 5 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की जगह 5, बी की जगह 2 इंटू कॉस थीटा का मतलब 180। और सुनो ध्यान से, cos 180 होता है -1। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस, अब ध्यान देना जरा, 2 5 10 इंटू 2 20, और cos 180 होता है -1, यानी कि 20 इंटू -1। यहां से आएगा रूट ओवर 25 प्लस 4 कितना होता है 29, और प्लस माइनस 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 20, तो यहां से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक कर रहा हूं मैं, चेक कर लेना, 3। अरे 3 कैसे आ रहा है, 1 सेकेंड, हाँ 3 तो आ रहा है ना, सही तो है। एक मिनट, कितना हो गया, हाँ 7 और 2 लिया था ना, ठीक तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बच्चों, 7 2 था ना, ये 7 2 था, मैंने गलत ले लिया, ये 7 था, 7 और 2 था ना, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 7 और बी की जगह 2, इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 180। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 समझो 14 इंटू 2 28, और इंटू में कॉस कॉस 180 कितना होता है -1। तो यहाँ से रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए, 49 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 28, तो यहाँ से कितना हो जाएगा रूट ओवर 49 प्लस 4 कितना होता है 53, 53 माइनस 28 कर लो, देख लो कितना आएगा, 13 माइनस 8 5, और 4 माइनस 2 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 न्यूटन। चेक कर लो, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 न्यूटन ही निकाला था आपने, तो वेक्टर लॉ से भी कितना आया 5 न्यूटन। अब आप बोलोगे सर आपने 7 में से 2 को डायरेक्ट माइनस कर दिया था, चेक कर लो, 7 में से 2 को डायरेक्ट माइनस कर दिया था, हाँ कर दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, क्या, यहीं पे देखो कि अगर मैं ऐसा करता, यहीं पे देखो, अगर मैं ऐसा करता r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और मैं अपने दिमाग में अगर सोच लेता 2ab और इनटू में cos 180, सोचो, मतलब मैं ये सोच लेता कि दोनों वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, तो यहाँ cos 180 आता, तो r बराबर कितना हो जाता, चेक कर लीजिए, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर
और प्लस 2ab और इंटू में cos 180 की जगह -1, तो इंटू में -1 अगर आप करते तो आपका कितना आता, √ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस -2ab। सही है, तो यहां से आ जाता r इज इक्वल्स टू √ओवर, अब ये बन जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट a माइनस बी। अब बताओ बच्चों, अब बताओ, वही मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी यहाँ cos 180 आएगा, तो जब मैं आंसर निकालूंगा रिजल्टेंट का तो वो a माइनस बी यानी कि फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 7 माइनस 2 कर दिया, a माइनस बी मैंने डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन वो नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं थी, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मूला लग रहा था बच्चों, याद रखिएगा। अब मेरे ख्याल से आपको फील आ गया होगा। इस सवाल को देखो, फिर से वही कहानी है, 7 माइनस 7 0 क्यों किया सर आपने, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता ये वाले केस को बच्चों, ये देखिए इस केस को यदि मैं सॉल्व करता बच्चों, यहां से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए r इज इक्वल्स टू √ओवर बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस 180 होता, क्योंकि ऑपोजिट है, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक, तो यहां से हो जाता आपके पास r इज इक्वल्स टू √ओवर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस माइनस -2 संजा 14 है ना, और कितना हो जाएगा ये 8 और 9 98 98। ठीक, कितना हो जाएगा ये, r इज इक्वल्स टू 98 माइनस 98 स्क्वायर रूट ऑफ 0, कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। ये लीजिए, तो रिजल्टेंट 0 न्यूटन आ गया। अब मैंने माइनस क्यों किया था वो कहानी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे एंगल 180 है। ठीक, तो मेरे दिमाग में ये बात थी, रिजल्टेंट 180 पे कितना मिलेगा, a माइनस बी, तो 7 माइनस 7 कर दिया मैंने, 0 आ गया। क्या दिक्कत है बताइए। तो आपने अब आज के बाद बच्चों देखा है क्या, कि जो आपके स्केलर होते हैं वो तो नॉर्मली ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि मास को मास में आप नॉर्मली मैथमेटिक्स लगा के ऐड करोगे, है ना, शुगर इधर डायरेक्शन से डालो उधर डायरेक्शन से डालो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं है यहाँ पर, कोई भी एंगल वेंगल की बात नहीं है यहाँ पर, कितने एंगल से डाल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है स्केलर्स में। नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओगे, 5 किलोग्राम शुगर इधर से, 2 इधर से, ऐड कर दिया, सिंपली आ गया 7 किलोग्राम। लेकिन जब आप फोर्स, वेलोसिटी, एस्केलेशन ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो 2 वेक्टर्स यानी कि 2 वेलोसिटी को ऐड करना, 2 एस्केलेशंस को ऐड करना, 2 फोर्सेस को ऐड करना, इसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ती है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में एंगल बहुत मायने रखता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। ठीक, नाउ अब कुछ बातें लिख लेते हैं बच्चों। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जो बातें अभी आपने देखी दो वेक्टर्स को लेके, ठीक, यहां पे देखो बच्चों, दोनों वेक्टर जब आपने ऐड किए, ये वाली कंडीशन में ऐड करने का मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जब ऐड किए, तो बेटा 5 + 2 मैग्नीट्यूड बढ़ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। यहां पर 7 और 2 को ऐड ही किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर से दिमाग में ये मत लाना सब्ट्रैक्ट किया है, हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से दोनों को ऐड ही किया है, 7 न्यूटन 2 न्यूटन को यहां ऐड किया, तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, चेक कर लो भाई, 5 + 2 7 बढ़ गया, मतलब ये जो 7 है 5 और 2 से बड़ा है। यहां पर 7 और 2 को जब मैंने ऐड किया तो 7 से छोटा आ गया। यहां पे देखो, 7 को 7 के साथ ऐड किया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, 7 न्यूटन को 7 न्यूटन के साथ, तो आंसर भाई 0 आ रहा है। कहने का मतलब है जब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करते हो बच्चों, तो जो आंसर आता है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, चेक कर लो, बढ़ गया, 7 2 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। ठीक, उसका जो आंसर आता है वो डिक्रीज भी कर सकता है, 5 इससे छोटा है, चलो इससे बड़ा है, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो दोनों से ही कम हो जाता है, 0 आ गया यहाँ पे। लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं हो सकता है, स्केलर क्वांटिटीज को जब आप ऐड करते हो, मास को मास में ऐड करोगे, तो हमेशा आंसर बड़ा आएगा। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप डिस्टेंस में ऐड करोगे बच्चों, डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है भाई, आप 5 मीटर चले और 2 मीटर और चल गए, 5 + 2 7 ही आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप बात करोगे, तो क्या पता डिस्प्लेसमेंट आप 5 ऐसे गए हो, 2 पीछे आ गए हो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना।
डिस्टेंस क्या है आपका, स्केलर है, ठीक। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो भाई आप 5 मीटर इधर गए और 2 मीटर वापस लौट के आ गए, तो 5 + 2 7 मीटर ही डिस्टेंस तो हुआ आपका, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता, ठीक। और कहानी वहां पर कुछ और होती, यानी कि अगर आप किसकी बात करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पर कुछ ऐसा होता, 5 आप गए, फिर आप लौट के 2 मीटर आ गए, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट आता, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 5 - 2 3 मीटर हो जाता। तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का इस बार वो डिक्रीज हो गया, 5 से डिक्रीज हो गया, चलो 2 से ज्यादा कोई बात नहीं, लेकिन 5 से डिक्रीज हो गया। लेकिन डिस्टेंस इसके लिए हमेशा ज्यादा आएगा, 5 + 2 7 7 2 से भी ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है। तो इस तरीके से अब आज के बाद आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि वेक्टर, टू वेक्टर्स को नॉर्मल मैथमेटिक्स से जोड़ा जा सकता है नहीं, टू वेक्टर्स को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ही जोड़ा जा सकता है। और टू वेक्टर्स को ऐड करते टाइम चाहे आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़े कि माइनस कर रहा है कोई, ये देखो माइनस कर रहा है कोई, ठीक, ऐड कर रहा है कोई, वो ऐड ही होता है, चाहे माइनस हो रहा हो चाहे ऐड हो रहा हो, वो ऐड ही होता है बच्चों। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला फॉर्मूला लगता है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, फोर्स हमेशा एंगल 180 और थीटा 0 डिग्री लगाएगा, नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी बस बेसिक बताया आपको, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, अभी पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, क्या आपके दिमाग में है बताइए। वेक्टर्स को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से ही जोड़ा जा सकता है। वेक्टर को जोड़ने के लिए एंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों, यहां पर एंगल होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं, मतलब एंगल, स्केलर में कोई एंगल नहीं देखते हो भाई, आप स्केलर में कोई एंगल नहीं देखते हो, स्केलर को ऐड करोगे नॉर्मल मैथमेटिक्स लगेगी, वेक्टर को ऐड करोगे बेटा एंगल लगेगा, कॉस थीटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल है। और एक बच्चा पूछ रहा है कि एंगल क्या हमेशा 180 डिग्री ही होगा दो वेक्टर्स के बीच में या 0 ही होगा, नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम कुछ बातें यहाँ पे नोट कर लें जो मैंने आपको बताया था, चलिए, और आप बताइएगा ये बातें मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। देखिए, मैंने वेक्टर्स के बारे में आपको लिखा क्या, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर क्वांटिटी, व्हेन वी ऐड टू, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर क्वांटिटीज, जब हम टू वेक्टर क्वांटिटीज को बच्चों ऐड करेंगे, पॉइंट नंबर 1, क्या मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज, क्या मैंने सही कहा कि नहीं, चेक कर लो, बताओ। मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, यस और नो, ठीक। मैग्नीट्यूड में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। उसके बाद द एडिशन was based on, the addition is based on angle theta between two, between टू वेक्टर्स, क्या सही बात मैंने बोल दी, चेक कर लो। जो रिजल्टेंट है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, और जो एडिशन का आंसर आता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल दोनों के बीच में 0 है कुछ और, 180 है तो कुछ और, 90 होगा दोनों के बीच में एंगल तो आंसर कुछ और आएगा। हर एक बार आंसर जो आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर के एडिशन करने पर उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है, उसका जो आंसर आता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं, और ये हम न्यू पेज पे कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम थोड़ी सी मॉडिफाइड डिफरेंस करते हैं, किसके किसके बीच में, स्केलर और वेक्टर्स के बीच में थोड़ा मॉडिफाइड डिफरेंस हम करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम एक काम यहां पे लिख लेते हैं, ये स्केलर है आपके, ये आपके बच्चों वेक्टर्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए
स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है? यस सर, होता है सर। कुछ बच्चों को यही नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी रहती है ना, जैसे फोर्स कितना न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0 न्यूटन, कितना न्यूटन, तो 0 न्यूटन, 0 क्या उसका मैग्नीट्यूड है, 2 न्यूटन, 2 क्या उसका मैग्नीट्यूड है, 3 न्यूटन, 3 क्या उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्या वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है? यस सर, यस सर। क्या स्केलर में डायरेक्शन होती है? नो सर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। शुगर को आपने किधर से डाला है, साउथ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से कंटेनर में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर्स में डायरेक्शन को बताने की जरूरत होती है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक चीज और सुनो। स्केलर में डायरेक्शन, सुन लो अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इलेक्ट्रिक करंट का। स्केलर में डायरेक्शन को बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ स्केलर ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। हाँ, डायरेक्शन में और मे नॉट बी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे मैंने क्या बताया। स्केलर में ज्यादातर स्केलर ऐसे हैं जिनको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ स्केलर ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। वाह भाई वाह वाह वाह, ध्यान सुन लो। कुछ स्केलर ऐसे होते हैं जिनके पास आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी, उसके बावजूद भी वो स्केलर है। तो फिर अब यहां तो प्रॉब्लम हो गई। तो मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि आपको चेक करना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर में डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। स्केलर जो होंगे बच्चों आपके क्या करेंगे? फॉलो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। मतलब वही नॉर्मल मैथमेटिक्स आपकी, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 0 + 0 0। ठीक, ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वेक्टर, वेक्टर फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पर आ जाइए। ये है आपके स्केलर बच्चों, और ये है आपके वेक्टर। ठीक, चलिए देखिए, स्केलर में हम लिखेंगे टू, टू नहीं, दोज क्वांटिटीज विच हैव, दोज दोज quantities which have which have magnitude, okay, may have direction, may have, देखो क्या लिखा है, may have direction है, कभी कभी उसके बाद डायरेक्शन भी हो सकती है। may have direction but always follow, but always follow scalar law of addition, scalar law of addition। ठीक है, वेक्टर में फर्स्ट पॉइंट है, those physical quantity which have magnitude as well as direction, those
पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव magnitude as well as direction and they follow vector law of addition. They follow vector law of addition, correct, and they follow vector law of addition. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल है आपका स्केलर में डिस्टेंस, स्पीड, पावर, वर्क, मास, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसको डिस्कस करना है हमें. इलेक्ट्रिक करंट ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है जिसके बाद डायरेक्शन होता है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है. ठीक. टाइम, ठीक. ये सब स्केलर है. कुछ लोग पढ़ेंगे किसी बुक में जाके कि टाइम टेंसर क्वांटिटी या कुछ टेंसर नाम का पढ़ लेंगे, वो सब आपको नहीं पढ़ना है अभी, उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है. क्या होता है कि टेंसर एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है. ठीक है. तो टेंसर में आपका स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, फिर वहां रैंक निकालनी पड़ती है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है. अभी के लिए हम टाइम को स्केलर बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को भी स्केलर बोलेंगे. अगर आपको कोई टीचर टेंसर वेंसर बता रहा है आप उसको इग्नोर करो, वो सब हमें नहीं करना अभी. ठीक. वो बहुत डिटेल टॉपिक होता है, तो जब आप फिजिक्स आगे लेके पढ़ोगे तब आएगा. अभी किसी भी कंपटीशन में टेंसर के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है एग्जांपल. वेक्टर्स के हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ठीक है. ये सब एग्जांपल है. और जैसे जैसे बच्चों फोर्स, जैसे जैसे आगे के चैप्टर आते रहेंगे तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं तो उनके बारे में जरूर सोचें कि वो स्केलर है कि वेक्टर है. ठीक है स्टूडेंट, जरूर सोचें उसके बारे में. आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप सोचिए उसके बारे में. चलिए अब देखिए. अब देखिए यहां पर मान लो फोर्स दिया कितना 10 न्यूटन और फोर्स दिया बच्चों कितना बताइए 5 न्यूटन. तो अगर मैंने एफ नेट पूछा आपसे नेट फोर्स कितना लगेगा तो अभी आप नहीं बता सकते हो. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स विल वेरी विद द एंगल. दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना यही नहीं पता तो आप कहां से लॉ लगाओगे. ठीक. तो एफ नेट में वेरी विद द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस. ठीक. दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है इस बात पर डिपेंड करता है नेट फोर्स कितना आएगा. लेकिन मान लो यहां पर मैंने आपको दे दिया, चलो मान लो इलेक्ट्रिक करंट दे दिया मैंने आपको. ठीक. करंट को हम कैसे दिखाते थे आई से. I1 है 2 एम्पियर और I2 आपका 5 एम्पियर. ठीक. सो सीधे आपका जो आई नेट आएगा रिजल्टेंट करंट जो आएगा वो सीधे हो जाएगा क्या I1 प्लस I2. सिंपल मैथमेटिक्स. I1 प्लस I2. और ऐसा कब होता है ध्यान से चेक करना जरा. ये देखो यहां से ये यहां से करंट आ रहा है I1. ठीक. ये वाले पॉइंट पे, और यहां से करंट आ रहा है I2. ठीक. अब सुनो, जितनी करंट टोटल आती है उतनी ही तो बाहर जाएगी. ये आउटगोइंग कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2. आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2. ठीक. 2 एम्पियर, I1 कितना था 2 एम्पियर, I2 कितना था 5 एम्पियर. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. जिन्होंने 10th क्लास में ठीक से पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी सुन लें. करंट क्या होता था फ्लो ऑफ चार्जेस.
मैं डीसी करंट की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चल के जाते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता था डीसी, डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था। मैं डीसी करंट की बात कर रहा हूं। ध्यान से चेक करो, ये जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां पे दो ब्रांचेस आके मीट करती हैं, जंक्शन है। यहाँ पे एक ब्रांच आ रही, एक ब्रांच यहाँ, ये वाली ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट आने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक, और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, ये ये वाले वायर में एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहां से कुछ आ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाया जाता है, तो आगे चल रहे हैं। जब ये वाले जंक्शन पे आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, जितने यहां से आ रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वही तो यहाँ पे आउट गोइंग में निकलेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन हवा में तो उड़ नहीं जाएगा तार से निकलकर, वायर से निकल के, ठीक है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस आ रहे हैं यहां से, और जितने भी यहां से आ रहे हैं, वही तो आउट गोइंग में होंगे, I1 प्लस I2 में। तो अब इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, दी है किसकी, करंट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो हम करंट के बारे में बात करते हैं। तो सीधी साफ बात आपको दिखाई पड़ रही है, 2 एम्पियर इधर से, 5 एम्पियर इधर से, टोटल कितना हो गया बताइए, 2 प्लस 5 7 एम्पियर हो गया। क्यों किया ऐसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। भाई जितने चार्ज इधर से आ रहे होंगे उतने, और जितने चार्ज इधर से आ रहे होंगे और कुछ चार्ज यहां से, तो दोनों को जोड़ दोगे ना, हवा में तोड़ नहीं जाएगा जंक्शन पे पहुंच के, या रास्ते में तोड़ नहीं जाएगा। तो टोटल चार्जेस एक्चुअल में कंजर्व रहते हैं, इसलिए टोटल करंट भी कंजर्व रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, चेक कर लो, इसकी डायरेक्शन ऐसे, और इस ब्रांच के साथ ये वाला थीटा एंगल पे इसकी डायरेक्शन ऐसे, दोनों की डायरेक्शन अलग है, ध्यान चेक कर लो। लेकिन ऐड कर रहे हैं हम इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और वो आपने क्यों समझा, मतलब वो आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप ध्यान से चेक कर लो, आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हम लगा रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। अब मान लीजिए कि जो पीछे आपने डायग्राम बनाया था वो अगर ऐसा होता, ये देखिए, ऊपर से 2 एम्पियर आ जाता, ये ऐसे, और ये वाले जंक्शन में जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से कितना आ जाता, 5 एम्पियर, और यहां से एक वायर बाहर निकाल देते तो आई नेट कितना आ जाता। भाई अभी तो ये बात है ना, अब दोनों करंट के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, चेक कर लो, थीटा कितना है, 180 डिग्री है। तो एंगल पे ये एडिशन नहीं डिपेंड कर रहा है भाई, इस बार 2 एम्पियर 5 एम्पियर की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, ऑपोजिट है, फिर भी नेट करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर 7 एम्पियर। एंगल अलग दोनों ब्रांचेस के बीच में, दोनों करंट के भी यहाँ पे एंगल अलग, लेकिन नेट करंट, आउटगोइंग करंट आपका सेम आएगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का फंडा यहाँ पर चलता है। कुछ चार्जेस ऊपर से आ रहे हैं, कुछ नीचे से, दोनों ऐड हो जाएंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि नेट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो नेट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दोनों करंट्स के बीच का एंगल कितना है, इस बात से नेट करंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक। सो नेट करंट कौन सा वाला, आउटगोइंग, बाहर जाने वाला नेट करंट, ये जो बाहर निकलता है, नेट करंट कौन सा वाला, आउटगोइंग, आउटगोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, नॉट फॉलो या फॉलो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन, हेंस करंट या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, मान लो कुछ पानी यहां से आ रहा है, कुछ पानी यहां से आ रहा है, और आपने एक यहाँ पे आउटगोइंग लगा दी, मतलब यहाँ पे एक जगह बना दी पानी निकलने की, तो ये दोनों पानी यहाँ जंक्शन पे मिलेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक। तो टोटल जो पानी निकलेगा उसका जो एडिशन है, टोटल पानी तो निकलेगा ना, वो पानी का करंट होगा, वो वाटर करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का करंट है।
ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। और यहीं पर अगर फॉर्मूला लगा दें तो लॉ ऑफ एडिशन, तो आंसर वेरी करेगा। बता तो दिया, बिल्कुल वेरी करेगा, लगा के देख लीजिएगा भाई, वेरी करेगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, फिजिक्स में आपको समझाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चल कर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में डीसी आपने ठीक से लास्ट ईयर अगर पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन चल के आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ये वाले तार से आ रहा है और ये वाले तार से, मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से 20, 10 20 टोटल 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाले तार से निकल जाएंगे। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जोड़ देते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन दिखने के बावजूद भी हम किस में रखते हैं, स्केलर में, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। और यहीं पर अगर आप देखते, फिर से वही पुरानी कहानी है कि अगर एक ब्लॉक है, यहां हमने बात करी स्केलर्स की, और यहां हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वेक्टर्स की। और यहीं पर अगर आप क्या करते, ये देखिए, अब बताओ, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की जगह फोर्स की बात करते, 2 न्यूटन ऊपर से लगा रहे हो नीचे की तरफ, और 5 न्यूटन लगा रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, अब बताओ नेट फोर्स कितना आएगा, बताओ नेट फोर्स कितना आएगा, आपका अनुभव क्या कहता है? 5 + 2 7 हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बताइए कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से बताओ भाई। 2 न्यूटन नीचे 5 ऊपर, कितना फोर्स आ जाएगा, 3 न्यूटन। यस, तो इसका जो रिजल्टेंट है मैं येलो कलर से बना रहा हूं, जो फोर्स डोमिनेट करेगा उसी डायरेक्शन में आएगा। अब डायरेक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो आगे चल के डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये फोर्स 3 न्यूटन का ऐसे आएगा रिजल्टेंट, एफ नेट 3 न्यूटन। ठीक, तो यह आ गया 3 न्यूटन। आया कैसे होगा, वही वाले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाले फॉर्मूले से, R = √/, है ना, एंगल कितना है 180, 180 रखोगे इतना ही आंसर आएगा। मैंने आपको बताया था कि 180 के लिए रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आता है, A - B। ए कितना था, बड़े वाले को A मान लो, 5 माइनस छोटे वाले को B मान लो। ठीक, कितना आ गया 3 न्यूटन, ये रिजल्टेंट है। ठीक, और जिनको ये सोच रहे होंगे इसको A मान लें इसको B, वो सब कहानियां भी छोड़ो, सब चैप्टर में धीरे धीरे आपको समझ आएगा, टेंशन मत लो। ठीक, तो यहां पर क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, और ध्यान से सुनिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है और डिपेंडेंट ऑन थीटा, एफ नेट डिपेंड्स ऑन थीटा। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोई भी वेक्टर होगा, चाहे आपका वेलोसिटी एस्केलेशन हो, फोर्स हो, कोई भी वेक्टर हो, उसको एरो लगा के दिखाओगे फिजिक्स में। ओके, ये देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, तो एक एरो ऐसे लगा देंगे और लिख देंगे, मान लो ये फोर्स F1 है, F1 = 10 न्यूटन, दिख रहा है, ये ऐसे। ये एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन को, यानी कि इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक, अब मान लो कि यहां पर हमने ऐसे कर दिया और ये फोर्स हमने लगाया ऊपर की डायरेक्शन से ऐसे, टू न्यूटन। ठीक, अब देखो, ये इसका मतलब है ब्लॉक को ऊपर से ऐसे दबाया जा रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से। और एक खास बात देखिए आपने, ये एरो डायरेक्शन को बता रहा है और एरो की लेंथ यहां ज्यादा थी यहां कम थी, देखा, मतलब जो एरो की लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। ध्यान सुनिए,
जो वेक्टर की लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। मतलब अगर लंबा वेक्टर खींचा गया है, ये देखिए लंबा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। 10 न्यूटन वाला वेक्टर लंबा है और 2 न्यूटन वाला छोटा है। मान लो ये F2 फोर्स है, F2। ठीक, और दिखाता हूं मैं आपको। मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, 10 न्यूटन, एरो ऐसे आ गया, इसकी लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही होगी। अब ये किधर लग रहा है, देखो मैं आपको लिख भी देता हूं, है ना। 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो आपने कार्टेशियन प्लेन में जो साइन कन्वेंशन माने हुए हैं उसी तरीके से चलो। इधर क्या होता है प्लस एक्स, इधर क्या होता है माइनस एक्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, 2 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई, नीचे ना, नीचे क्या होता है नेगेटिव वाई, इन इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद यहां पे देखो जरा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग, ये इधर है ना, अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स में। उसके बाद मान लीजिए कि ऐसा आ गया आपके पास, तो हम क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन, ऐसे है ना, 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग प्लस वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर्स को इस तरीके से एरो लगा के दिखाया जाता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये एक एरो है। ठीक, इसका जो ये वाला पॉइंट होता है पीछे वाला, इसको टेल बोलते हैं या फाइनल पॉइंट बोलते हैं। सॉरी, फाइनल पॉइंट कह रहा हूं, इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे करके, है ना। ये होता है इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, या इसको हम टेल बोलते हैं, पूछ इसकी टेल है। और ये क्या है इसका, जिधर एरो है, एरो वाला साइड क्या है इसका, फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर या हेड, फाइनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, या हम इसको क्या बोलेंगे, हेड। ठीक, या हम इसको क्या बोलेंगे, हेड। और ध्यान सुनो, इसकी ये जो लेंथ है बच्चों, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ है, जितना लंबा है ना, लेंथ ऑफ द वेक्टर represents magnitude of the vector, represents magnitude of the vector। ठीक, नाउ 6 स्लाइड लो, देख लो भाई 6 स्लाइड में क्या है, देख लीजिए। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये 10 न्यूटन नेगेटिव एक्स में, और ये 5 न्यूटन पॉजिटिव वाई में। ध्यान सुनो बच्चों, क्या लिखा है था मैंने यहाँ पर, ये देखो, हाँ, लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये जो इस वेक्टर की लंबाई है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है कि मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब अगर छोटा एरो है तो कम मैग्नीट्यूड है, बड़ा 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 एरो है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब वेक्टर की। अब सुनो ध्यान से, थ्योरेटिकली आप किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थ्योरेटिकली फिजिक्स में जब आप थ्योरेटिकली लिखोगे तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे थ्योरेटिकली, है ना, क्योंकि बार बार कोई एरो तो बनाएगा नहीं ऐसे करके। तो थ्योरेटिकली आप कैसे लिखोगे, ऐसे, थ्योरेटिकली एनी वेक्टर, और कोई वेक्टर का एग्जांपल हम फोर्स ले रहे हैं यहां पे, इज रिप्रेजेंटेड बाय
इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एफ, ऐसे करके, ठीक, ओके। तो थ्योरेटिकली किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर का नाम लिखो, एफ, एफ का मतलब फोर्स, और ऊपर एरो लगा दो, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसे फिजिक्स में कभी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी एफ की बात करी जा रही है, और ये जो क्वांटिटी एफ है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी एफ है, इट इज अ वेक्टर। ठीक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है, समझ जाना वो वेक्टर है। कभी भी आप मास को ऐसा लिखा हुआ नहीं देखोगे, एम के ऊपर वेक्टर नहीं लगा होगा कभी भी फिजिक्स में, ओनली एम लिखा होता है, ठीक, क्योंकि मास वेक्टर नहीं होता है। अब सुनो, ये आपका जो वेक्टर होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है, उसके बाद दो चीजें होंगी, क्या, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, एक तो उसके पास होगा मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी उसकी डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा दिखाया जाता है फिजिक्स में, याद रखिएगा, ऐसे करके मॉड लगा दो, फिर से सुन लो, भूल मत जाना, वेक्टर एफ लिखो, दोनों तरफ मॉड लगा दो, दो एक लंबी लाइन ऐसे खींच देंगे दोनों तरफ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, मॉड ऑफ एफ है, यानी कि मॉडुलस ऑफ फोर्स है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा गया है। और डायरेक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, वेक्टर लिख दो और उसके ऊपर कैप पहना दो, टोपी, ये ऐसे करके कैप पहनाएंगे। डायरेक्शन को कौन दिखाता है, एफ कैप, याद रखना। फिर से सुनो, मैग्नीट्यूड को कौन दिखाता है, मॉड ऑफ एफ, और डायरेक्शन को कौन दिखाता है, एफ के ऊपर कैप लगाओगे ऐसे करके, एफ कैप, इसको एफ कैप पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे इसको, एफ कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, वी विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ध्यान से सुनना, एज फॉलो, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से सुनिए। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, याद करो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। पीछे देखो, वेक्टर कौन था, एफ वेक्टर, ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, मॉड ऑफ एफ, और डायरेक्शन क्या थी, एफ कैप। तो क्या करोगे, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना था, मॉड ऑफ एफ, और इनटू में डायरेक्शन कितनी थी, एफ कैप, कि दोनों मल्टीप्लाई में। ये वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है, याद रखना। मान लो मैं आपसे सवाल करता हूं, छोटा सा सवाल, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक, मैंने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर को दिखाइए, किसको, वेलोसिटी वेक्टर को दिखाइए, v क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ v इनटू v कैप। मॉड ऑफ v क्या है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और v कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एस्केलेशन वेक्टर को दिखाइए स्टूडेंट्स, तो एस्केलेशन एक वेक्टर है, इसको दिखाने का तरीका है मॉड ऑफ a और इनटू में a कैप, ठीक। मॉड ऑफ ए क्या है, एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या है, ए कैप है उसका डायरेक्शन को बता रहा है, बस इतना समझो भी, ठीक। अब सुनिए, अब आइए मैं आपको कुछ एक एक्सरसाइज कराता हूं, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल गैप है, याद रखिएगा, थोड़ा मोटा छोटा दिखाई पड़े तो इग्नोर करना, ये इक्वल गैप्स हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ फोर्थ वेक्टर की बात करने जा रहा हूँ,
और जो एक गैप है इसका 1 न्यूटन को दिखा रहा है, तो 2 गैप 2 न्यूटन को, 3 गैप 3 न्यूटन को दिखाएगा। ठीक, सवाल देखिए क्या देता है आपको। क्वेश्चन में आपको टेबल फिल करनी है स्टूडेंट्स, यहां पे आंसर देना आपको। यहां पर बच्चों आपको बताना है मॉड ऑफ एफ कितना है, और यहां एफ कैप यानी कि डायरेक्शन के बारे में बताना है। ठीक, यहां मैग्नीट्यूड और यहां डायरेक्शन के बारे में बताना है, डायग्राम को देख देख के। पहला सवाल बच्चों उसने बनाया कुछ इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे, ये पहला सवाल है। चलो चलो देख के बताओ यहां आंसर, बताओ देख के फिल करो। कितने न्यूटन फोर्स है ये, 1 2, कितने न्यूटन फोर्स है, मैग्नीट्यूड बताओ कितने न्यूटन फोर्स है, देख के बताओ। 1 2, अरे देख के बताओ कितना न्यूटन फोर्स है, नहीं दिख रहा है, 2 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड में फिल करेंगे कितना, 2 न्यूटन। अब डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही चलना है। ये वाला पॉजिटिव एक्स, ये वाला नेगेटिव एक्स, ये वाला पॉजिटिव वाई और ये वाला नेगेटिव वाई। ठीक, तो 2 न्यूटन है प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, पॉजिटिव एक्स। ठीक, दूसरा सवाल देखिए स्टूडेंट्स, चलिए कितना न्यूटन फोर्स है, मैग्नीट्यूड बताइए स्टूडेंट्स इसका, कितना न्यूटन फोर्स है, 1 2 3 4। और जैसे ही 4 न्यूटन हुआ वो एरो बड़ा हो गया, यानी कि एरो की जो लेंथ है वो किसको बता रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। तो ये 4 न्यूटन है और किधर है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगला सवाल, चलिए बताइए स्टूडेंट्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, ये आप लोग बताओगे। ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, थर्ड वाले का बताइए। 3 न्यूटन है, वेरी गुड। 1 2 3 है ना, 3 न्यूटन है, तो ये हो गया 3 न्यूटन। जरा डायरेक्शन बताइए किधर आ रही है ये, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, माइनस एक्स। अगला सवाल, कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन, और है किधर, माइनस एक्स में। ठीक, नेक्स्ट, ऐसे दे दिया उसने। आखिरी सवाल है ये किधर है, प्लस एक्स में और 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन है लेकिन प्लस एक्स में, बस यही है और क्या है। ठीक, तो इस एक्सरसाइज से आपको ये बताना चाहते थे वो कि जो आपका क्या नाम है लेंथ होता है एरो का, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को बताता है, और डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही, फिर आपने बोल दी डायरेक्शन। ठीक है ना, अब सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के बीच का एंगल्स। मैथ्स में आप कैसे करते हो, ये मैथ्स है आपकी, जैसा मैथ्स में होता है वैसा फिजिक्स में नहीं होता है। मैथ्स में आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों के बीच में एंगल कितना है, 60 60 60। ये मैथ्स है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स में देखिए कैसे होगा, इन फिजिक्स आपको एक ट्राइंगल शेप में ऐसे करके सवाल दिया उसने, ए बी और सी, मतलब समझो वो कह रहा है कि बीसी के अलोंग एक फोर्स लग रहा है सपोज 5 न्यूटन, सीए के अलोंग एक फोर्स लग रहा है सपोज 5 न्यूटन, और AB के अलोंग एक फोर्स लग रहा है सपोज 5 न्यूटन, फोर्स तीनों इक्वल है। ठीक, अब मैंने बोला कि BC वाला फोर्स और AC वाला फोर्स, यानी कि BC वेक्टर और AC वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो अगर आप ये एंगल बताओगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही है, ये तो मैथ से पता चल रहा है। ठीक, भाई 60 और ये 60 और ये 60। ठीक, अगर आपने बोला कि BC और AC वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60, गलत हो जाएगा, नहीं बताना है ये। तो क्या बताना है सर, आप क्या करोगे, बीसी का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे, सुन लो ध्यान से, बीसी का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे, मतलब बीसी को आगे बढ़ाइए ऐसे डॉट डॉट करके। और अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति, चलो आप इसको न्यूटन से मत सीखो, वेलोसिटी से सीखो, आप इसको रुक जाओ। वेलोसिटी वेक्टर होता है, इतना तो पता है ना सबको, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है।
ठीक, मान लो कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर ये भी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैथमेटिक्स में मान लो आपको ये तीनों साइड दी थी 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो वो एक अलग खेल था भाई, वहां ओनली सीबी की लेंथ 5 मीटर, एबी की लेंथ 5 मीटर और एसी की लेंथ 5 मीटर, वो सब अलग बात थी। वो केवल ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं उसका लेंथ बता रहा था। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में ट्राइंगल के जो साइड्स होंगे यहाँ पर वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बीसी एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक, सी ए एक वेलोसिटी वेक्टर है, ए बी एक वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसकी स्थिति के बारे में सोचिए, अगर मैंने आपको बताया, पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बीसी एंड वेक्टर एसी, एंगल बिटवीन वेक्टर बीसी एंड वेक्टर एसी, किसी बच्चे ने अगर 60 बोल दिया गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, आपको सिचुएशन सोचनी है। अब मान लो कोई पार्टिकल प्लेन में चल रहा है और आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, ये प्लेन में कोई पार्टिकल चल रहा है, आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताओ? ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था, ए यहां पहुंच के टेव ऐसे टर्न लिया, ध्यान से चेक करो, ये इस तरीके से टर्न हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब ये एंगल निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, ये अगर 60 है तो कितना बचेगा 120। अब बताओ, तो बीसी की डायरेक्शन और एसी की डायरेक्शन में एंगल 60 नहीं है, बीसी वेक्टर और एसी वेक्टर के बीच में एंगल 120 रिपोर्ट करोगे आप। आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकली आप उसको सोचिए स्टूडेंट्स, क्या आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स बताइए? ये ऐसे जा रहा था और ऐसे घूम गया, ठीक, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका एंगल बिटवीन बीसी एंड एसी वेक्टर इज 120 डिग्री, ये सही आंसर है आपका, करेक्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से अब मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, वेक्टर एसी, तो एसी को आगे बढ़ाओगे ये ए से सी की तरफ ऐसे, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा और इधर आके टे ऐसे घूम गया होगा, तो ये एंगल कितना आएगा 120, यानी कि वेक्टर एसी और वेक्टर बीसी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120। एंगल बिटवीन वेक्टर एसी एंड वेक्टर, ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, नाम भी ठीक से लिखना है। ये वेक्टर एसी थोड़ी ना, ये सी ए, सी से ए की तरफ, तो सी ए नाम पड़ेगा, एसी का मतलब तो ये हो गया ए से सी की तरफ, सी से ए सी ए, यहां सही लिखा है चेक कर लो, बी सी, ओह यहां भी गलत लिखा है, बी से सी बी सी, और सी से ए सी ए, वेक्टर सी ए, ठीक। नाउ एंगल बिटवीन ये सी ए, वेक्टर सी ए एंड वेक्टर ए बी, ए बी ए नहीं है, ए बी, ए से बी की तरफ एरो लगा हुआ है, वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू 120, और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा दोगे तो एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज 120, एंगल बिटवीन ये क्या है ए बी एंड बी सी इज 120 डिग्री, ठीक, चेक कर लेना, ए बी एंड बी सी, ठीक। तो फिजिक्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, इस एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इन फिजिक्स और इसको वेलोसिटी वेक्टर से हम समझेंगे, जिससे हमें अच्छा समझ में आता है थोड़ा, फिर आप इसको किसी भी वेक्टर पे लगा सकते हो। मान लो ये कोई पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था v वेलोसिटी से, वेक्टर v1 वेलोसिटी से, और इस पोजीशन पे पहुंच के पार्टिकल ने टर्न कर दिया, और क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स एंगल ये वाला दिया है 30 डिग्री, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक। अब आपको सवाल पूछा गया क्या, अब आपको सवाल पूछा गया एंगल बिटवीन वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2, बताइए स्टूडेंट्स कितना एंगल आएगा v1 v2 के बीच में, जल्दी बताइए। 30 लिखोगे, बताओ 30 लिखोगे, 150, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, 150, वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। इससे क्या सीखा आपने? इससे सीखा कि
इसको आगे बढ़ा लो, यानी कि ध्यान सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सुनो। जब ये आपने बढ़ाया तो मैंने कहा ये क्या है भाई, आप बोलोगे सर सर ये इनिशियल वेक्टर थी, सॉरी सर ये इनिशियल डायरेक्शन थी सर वेक्टर की, सर ये इनिशियल वेक्टर की ये इनिशियल डायरेक्शन थी वेक्टर की, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन थी। मैंने कहा कैसे, आप बोलोगे लो देख लो यही तो है इनिशियल डायरेक्शन इसकी। मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा सर इसकी इनिशियल डायरेक्शन देखो पहले, ठीक है। फिर मैंने कहा फिर आप बोलोगे सर इसकी फाइनल डायरेक्शन देखो सर, है ना, और फाइनल तो यही है, तो ये क्या है इसकी फाइनल डायरेक्शन, ठीक। अब हमने कहा आपने क्या किया, तो आपने बोला सर मैंने इनिशियल डायरेक्शन देखी सर, और फिर देखा सर ये कैसे घूम गया। मैंने कहा ठीक है ये ऐसे, तो आपने क्या देखा, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का एंगल देखा है आपने, ठीक। तो इसी बात को हम लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर is the angle between their directions। उनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल देखना है आपको, और वो मैंने देखना आपको सिखा दिया, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच का, ठीक। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। पहला सवाल ये देखिए, ये ऐसे दिया उसने, फिर ऐसे दे दिया, ठीक, या ऐसे ना देके आप ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे वाला तो करा दिया ना, एक वेक्टर ऐसे दिया और एक ऐसे दे दिया, और ये वाला एंगल आपको अल्फा दे दिया, ठीक। चलिए बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों, जल्दी बताइए, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बताओ, अल्फा की 180 माइनस अल्फा, बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, वेरी गुड, ध्यान से चेक करो, जो बात बताई थी वही फॉलो करो। ये ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी को लेके सोचा करो तो अच्छा समझ में आएगा। ये ऐसे जा रहा था, इस पॉइंट पे ये ऐसे घूम गया, कुछ लोग क्या सोचेंगे कि इसका आंसर ऐसा आएगा, ये दे देंगे आप 180 माइनस अल्फा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, गलत, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इनिशियली और ऐसे घूम गया ये, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। अगला सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल है, ये इस तरीके से बनाया और इस तरीके से बनाया, ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा, चुपचाप इसने अल्फा ऐसे करके दे दिया, ठीक। अब बताइए इस टाइम एंगल कितना है दोनों के बीच का, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, अल्फा अल्फा ही है, ठीक। ये ऐसे और ये ऐसे, और जिसको भरोसा नहीं है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, एक वेक्टर को स्पेस में पैरेलली हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिर से सुनो, ये एक वेक्टर है, इसको आप पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, सुनो ये स्पेस में वेक्टर है, पैरेलल शिफ्ट करूंगा ट्याओ, और यहां पे देखिए ये इस तरीके से, ये एक वेक्टर था, अब देखिए इसको स्पेस में आपने यहां पैरेलली शिफ्ट, इसके पैरेलल आपने यहां शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आपने इसी वेक्टर को यहां रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी वेक्टर को पैरेलली इसके पीछे रख दिया, ये पैरेलली है एक तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत हो गया, ठीक। तो एक वेक्टर को स्पेस में आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए पैरेलली कैसे शिफ्ट कर सकते हो आप, ये देखिए, और ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक। ये गलत हो गया, रॉन्ग, और ये गलत हो गया, रॉन्ग, डायरेक्शन अलग हो गया, समझ गए।
तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, और मैंने प्लेन में शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला है, मैंने स्पेस में, स्पेस की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल स्पेस में चल रहा है ये सब। ये वेक्टर है, ठीक, इसके पैरेलल ये वाला, मतलब इसके पैरेलल इतने ही लेंथ का यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, बस ऐसे नहीं रख सकते हो, ऐसे नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो जो ये वेक्टर है वही ये वेक्टर है, दोनों का बस लेंथ सेम होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ऐसे नहीं रख सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये कोई वेक्टर है, अब इस वेक्टर पे फर्क ना पड़े ऐसा क्या करें, तो जवाब है इसके पैरेलली शिफ्ट कर लो, लो चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ये पैरेलल तो है इसके, लेकिन एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन चेंज हो गई, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे नहीं कर सकते हो आप, गलत हो गया, रॉन्ग। बाकी सारे एक ही वेक्टर हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब एक ही वेक्टर है। ठीक, अब पीछे आइए जरा, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा कैसे था, ये एंगल अल्फा कैसे था, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको पैरेलली शिफ्ट करोगे। कैसे, इसी डायग्राम को हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर लिया, ये ऐसे पीछे। अब बताओ, और यहां पे डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, अब दिख रहा है, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है, फाइनल ऐसे आ रहा होगा, ऐसे घूम रहा हो। तो जो ऊपर केस था वही ये केस था, बस बनाने का तरीका अलग है। क्या किया गया, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया गया तो वो ऐसा दिखने लगा, और कोई बात नहीं है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। अगला सवाल, अगला सवाल, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, अब बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा कितना है, सॉरी, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कौन सा है, ये अल्फा लोगे या ये वाला लोगे 180 माइनस अल्फा। तो ऐसी जब कंडीशन आपको दिखे तो याद रखिएगा, जो एंगल आपका 180 से छोटा होता है वही लिया जाता है। ओके, वी विल नॉट, यहां पे लिख लीजिए स्पेशली, वी विल नॉट नॉट टेक 180 minus alpha here all the angles, all the angles reported should be, all the angles reported should be less than 180, लेस देन 180, सही है। जो भी एंगल रिपोर्ट करोगे आप लेस देन 180 होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लेस देन 180 बोल रहे हो आप, तो यहाँ तो 120 ले लिया आपने, 150 ले लिया, भाई ये अलग प्रोग्राम था, ये अलग सिचुएशन थी, इनिशियल डायरेक्शन फाइनल, तो ये लिया, ठीक है 150, अच्छा हाँ 180 से लेस ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज मत करना, ये अलग सिनेरियो है। ठीक, इसमें आपको अल्फा लेना है, ये वाला आपको नहीं लेना है। ठीक, ट्राइंगल वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे दिया उसने, ऐसे लगा दिए एरो, अब एंगल हमें कौन सा लेना है तो वो मैं आपको कलर करके दिखाऊंगा, एंगल जो लेना है हमें। इसको आगे बढ़ाओगे, ये वाला एंगल लेना अल्फा, समझ गए ना, ये ऐसे जा रहा था ऐसे घूम गया। फिर इसको आगे बढ़ाओगे, फिर इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, फिर इसको आगे बढ़ाओगे इस वेक्टर को, फिर इसको ऐसे बढ़ाओगे इस वेक्टर को, और ये अल्फा है मान लो, ये अल्फा है मान लो, सारे एंगल इक्वल है मान लो, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो ये सब एंगल रिपोर्ट करने होंगे। दीज आर द एंगल्स बिटवीन टू सक्सेसिव वेक्टर्स, दो लगातार आने वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा,
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप। नंबर वन, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल, इसकी डेफिनेशन से याद रख लीजिएगा, इससे आपके सवाल बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दोज वेक्टर विच हैज, दोज वेक्टर्स which has which has equal same magnitude and same direction, which has same, m का मतलब मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, m का मतलब, या मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, which have same magnitude, मैग्नी, अरे यार, which have same magnitude, which have same magnitude and same direction, and same direction। सुन लो ध्यान से, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। जैसे कि ये F1 फोर्स लगा 2 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये ऐसे, और F2 फोर्स लगा 2 न्यूटन का, दोनों का एरो का लेंथ सेम है पॉजिटिव एक्स में, तो ये क्या है? इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, F1 इज इक्वल्स टू F2, ये इक्वल वेक्टर हो गए। ठीक, उसके बाद क्यों? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक, अगला सवाल, एग्जाम्पल, ये 2 न्यूटन लगा इस तरीके से और 2 न्यूटन लगा इस तरीके से। F1 कितना है? 2 न्यूटन, और यहाँ F2 कितना है? 2 न्यूटन है, लेकिन F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2। वेक्टर F1, यहाँ वेक्टर भी तो लगाओ भाई, वेक्टर। ठीक, वेक्टर F1 इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर F2। क्यों? क्योंकि एक लगाए किधर, एक भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसने बोला कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन सेम, तभी इक्वल वेक्टर होंगे, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? मॉड लगा के, तो F1 का मॉड इज इक्वल्स टू F2 का मॉड है। बट डायरेक्शंस आर नॉट सेम। चेक कर लो, साफ साफ फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ये इधर डायरेक्शन है और इसकी इधर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन है किधर? प्लस एक्स एक्सेस में, और इसकी किधर है? नेगेटिव वाई एक्सेस में। ठीक है, तो डायरेक्शंस अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इक्वल वेक्टर नहीं है। और देखिए एग्जांपल, यहां पे देखिए, फोर्स F1 दिया 2 न्यूटन, ठीक, और फोर्स F2 दिया उसने आपको 2 न्यूटन। सही है, अब वो आपसे बोल रहा है क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं? नहीं, चेक कर लो क्यों। ये है किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। सुन लीजिए ध्यान से, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। यहां पर भी यही कहानी पूरी। ये वेक्टर F1 इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर F2, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मॉड ऑफ F1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ F2, बट डायरेक्शंस आर नॉट सेम, हेंस द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का वेक्टर, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है आपका नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है आपका नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। ये क्या होते हैं? दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स whose magnitude is same
whose magnitude is same but direction is not same या direction is opposite. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑपोजिट, अंडरलाइन कर लेना। सुनो ध्यान से, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल। ठीक, लो भाई 15 स्लाइड देख लो। सुनिए ध्यान से, देखिए नेगेटिव वेक्टर में क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे। समझो बच्चों जरा ध्यान से, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे, हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे लेकिन कह रहा है डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना, डायरेक्शन अपोजिट होगी। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये देखिए F1 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन पॉजिटिव एक्स में, और F2 इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। प्लस एक्स एक्सिस का नेगेटिव मतलब प्लस एक्स एक्सिस का अपोजिट क्या होता है? माइनस एक्स एक्सिस। तो ठीक है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो मॉड ऑफ F1 कितना है? 2 न्यूटन। मॉड ऑफ F2 भी कितना है? 2 न्यूटन। लेकिन F1 कैप कितना है, यानी कि डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और F2 कैप कितना है? कैप का मतलब डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि दोनों वेक्टर कैसे हैं? नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है ना। अब ध्यान दें, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना आपको। एक और एग्जांपल देखिए, F1 दिया मान लो आपको 4 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और F2 दिया आपको कितना? 2 न्यूटन। किधर दिया? माइनस एक्स एक्सिस में। अब बच्चे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स हैं। नहीं भाई, डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। डायरेक्शन ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम। डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए, तो है ही है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो F1 का मॉड कितना है? मॉड ऑफ F1 4 न्यूटन या 4। मॉड ऑफ F2 कितना है? 2। और F1 कैप कितना है? प्लस एक्स एक्सेस। और F2 कैप कितना है? माइनस एक्स एक्सेस। क्लियरली मॉड ऑफ F1 इज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ F2। मैग्नीट्यूड सेम नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं। ठीक, अच्छा, नेगेटिव वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखेंगे, जैसे ये दोनों नेगेटिव थे तो ऐसे लिखेंगे फिजिक्स में, वेक्टर F1 बराबर माइनस ऑफ वेक्टर F2 लिख देंगे। ठीक, और कैसे लिख सकते हैं? और ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1। और यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुए, यहां पर हम नॉट कर देंगे, यहां नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल vectors and anti-parallel vectors. Now, those vectors whose magnitude may vary but direction is same. Parallel क्या होते हैं? Those vectors whose magnitude may vary but direction is same. But direction is same. ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकते हैं, ठीक, उनको हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? दोज वेक्टर whose magnitude may vary but direction is opposite.
those vectors whose magnitude may vary but direction is opposite. बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ध्यान से चेक करिए इधर एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल 2 न्यूटन 4 न्यूटन, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल, क्योंकि उसने क्या बोला, हुज मैग्नीट्यूड में वेरी। ठीक, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। चेक कर लो, डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हो गया पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 2 न्यूटन 2 न्यूटन, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो गए। उसने बोला मैग्नीट्यूड की टेंशन नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो, एक दूसरे के बराबर हो, उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड में भी वेरी, डायरेक्शन बस चेक करो आप, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चेक कर लीजिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी हो गए क्या? पैरेलल। नेक्स्ट एग्जांपल 2 न्यूटन 2 न्यूटन, अब ध्यान से चेक करो, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो देखना ही नहीं आपको, बस डायरेक्शन देखनी, डायरेक्शन तो भाई अपोजिट हो गई। चेक कर लो, डायरेक्शन कैसी हो गई? ऑपोजिट हो गई, तब तो ये पैरेलल नहीं, नॉट अ पैरेलल, नॉट अ पैरेलल, नॉट अ पैरेलल। नेक्स्ट है 1 न्यूटन 2 न्यूटन, चेक कर लो, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, नॉट अ पैरेलल। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, मान लो दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही होते, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, चेक कर लो, मैग्नीट्यूड में भी वेरी, कोई बात नहीं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या कह रहा है? दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड में वेरी, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब जस्ट ऑपोजिट का मतलब एंगल कितना होना चाहिए? 180 दोनों के बीच में। ये लो 1 न्यूटन 1 न्यूटन, मैग्नीट्यूड में वेरी, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, तो ये हो गया पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2, 1 न्यूटन और उसके जस्ट ऑपोजिट दिया है 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, बस डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। नेक्स्ट देखिए 1 न्यूटन और इधर ही दे दिया आपको 4 न्यूटन, ये तो पैरेलल का एग्जांपल है, नॉट एंटी पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन सेम हो गई, ऑपोजिट नहीं है, नॉट एंटी पैरेलल। ठीक है, नॉट एंटी पैरेलल, दे आर पैरेलल। ठीक, चलो नेक्स्ट इज कोएक्सियल वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या आपका टाइप? कोएक्सियल वेक्टर, या नहीं कोएक्सियल नहीं, सॉरी, को इनिशियल, एक्सियल वाला बाद में पढ़ाएंगे। को इनिशियल वेक्टर, को एक्सियल बाद में आएगा रोटेशनल मोशन में, को इनिशियल नाम से पता चल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट बच्चों क्या होता है? सेम होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है ना? सो दोज वेक्टर विच हैज दोज वेक्टर्स which has same initial point, same initial point, magnitude and direction may be vary, magnitude and direction may or may not same, may or may not same। ठीक, ऐसे वेक्टर्स बस जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए, उसकी डायरेक्शन किधर भी हो और उसके मैग्नीट्यूड कैसे भी हो। वेक्टर v1 और ये वेक्टर v2,
बस इनिशियल पॉइंट सेम है, ये इनिशियल पॉइंट है इनके, इनिशियल पॉइंट सेम। चेक कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी कम है, और दोनों के डायरेक्शन भी अलग अलग है ना। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ये दोनों भी को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो को इनिशियल वेक्टर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इज को लीनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज को लीनियर वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है एक ही लाइन के अलोंग होंगे, को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन, दोज वेक्टर्स विच lie on the same लाइन। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग लाई करते हैं उसको हम को लीनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ये है और दूसरे वेक्टर का मैं कलर चेंज कर रहा हूं येलो कलर से, ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों को लीनियर है। क्यों, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कौन सी लाइन पे, एक इमेजिनरी लाइन सोचो, ये ऐसे करके ये इस लाइन पे ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपके को लीनियर वेक्टर होंगे। उसके बाद अगर ऐसा दे दिया ये भी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये भी क्या है, कोलिनियर। कोलिनियस में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री या 1 डिग्री। 1 डिग्री तो कभी होगा नहीं, या तो 0 हो सकता है या तो 180 हो सकता है। ठीक, चेक कर लो, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री। ठीक, हाँ मैंने पूरा नहीं बनाया, आप समझ जाओ, सेम लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको ऐसे भी दिख सकता है, ये भी आपके कोलिनियर का एग्जांपल है। ठीक, और एक नॉन कोलिनियर दिखाता हूं इस तरीके से, ये आपके नॉन कोलिनियर है। चेक कर लो भाई, साफ साफ पता चल रहा है। हाँ, अगर इसकी लाइन बढ़ाओगे तो वो वाला छूट जा रहा है, और अगर इसकी लाइन बढ़ाओगे तो ये वाला मिस हो जा रहा है ना। तो ये कैसे वेक्टर हो गए, ये दोनों नॉन कोलिनियर, रिमेनिंग कोलिनियर है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। कोप्लेनर क्या स्कूल में 1 डिग्री से सॉल्व कराया गया है, क्या 1 डिग्री से सॉल्व कराया गया है। कोलिनियर वेक्टर में 1 डिग्री बता रहे हैं दोनों के बीच होता है। बोलो बोलो, नहीं भैया, कोलिनियर के बीच का एंगल 1 डिग्री होता है, ये किसने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 0 होगा तो 180 होगा। ठीक है, गलत सलत कॉन्सेप्ट मत सीखिए, जो आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है बोलो ना। दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना होगा, 0। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180, और या तो सेम में होंगे या तो ऑपोजिट में होंगे। यहाँ पे भी ऑपोजिट ऑपोजिट में एक तरीके से, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाओगे, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाओगे, तो ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, या तो 180 होगा कोलिनियर में या तो 0 होगा। ठीक, 1 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर कोलिनियर में। नेक्स्ट वेक्टर है आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स, अब सुनिए ध्यान से, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, अब उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, सुन लो ध्यान से। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर इधर पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ कुछ भी है, मैग्नीट्यूड कुछ भी, एक इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, बस एक ही प्लेन में आने चाहिए। ठीक, उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या है, दोज वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन, दोज वेक्टर्स विच lie on the same plane। डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, इनका मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक, इनकी डायरेक्शंस मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक, इनका इनिशियल मे बी सेम और डिफरेंट, बस एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, और तो कुछ देखना ही नहीं है।
ठीक, इनका फाइनल कुछ नहीं देखना आपको, मे बी सेम और डिफरेंट। अब यहाँ पे एक प्लेन में आपको दिखा रहा हूं, ये एक प्लेन है मान लो, ठीक, और इस प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए बहुत सारे वेक्टर है, छोटे बड़े, है ना, और पैरेलल हो आपस में ना हो, सही भाई, बस एक प्लेन में लाई करने चाहिए बस, ठीक, बस एक प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान सुनो, अगर आपको केवल 2 ही वेक्टर देके रखे हैं, अगर आपको ओनली 2 वेक्टर देके रखे, वो हमेशा सेम प्लेन में आएंगे, सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर 2 ही वेक्टर दिए हुए तो हमेशा सेम प्लेन में, खुद चेक करो ना भाई, ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में तो आएगा, इसमें कह रहा लगा नहीं हम इसको घुमा देंगे, घुमा ले भैया लो, ठीक, ये इधर चला गया इधर, भाई अब ये इस प्लेन में आएगा, इस प्लेन में, यहाँ एक प्लेन सोच सकते हो, या इसको घुमा दो ऐसे तो इस प्लेन में आ जाएगा। तो 2 वेक्टर होंगे तो वो हमेशा सेम प्लेन में आएंगे, मजबूरी करके वो आ ही जाएंगे सेम प्लेन में। कह रहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे कर दूंगा, भाई कर लो लो, तो ये वाले प्लेन में आएंगे, ये दिख रहा ना, ये वाला जो प्लेन है इसमें आ जाएंगे दोनों। लेकिन अगर 3 वेक्टर दिए तो वो एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, चेक करो, 1 2, 2 तो हमेशा सेम प्लेन में होंगे कोप्लेनर में, लेकिन तीसरा दे दिया अगर तो ये चेक कर लो, तो अब तीनों एक प्लेन में हो भी सकते नहीं भी, क्योंकि इन दोनों को लोगे तो इस प्लेन में आ जाएंगे, ये छूट जाएगा, इन दोनों को लोगे तो इस प्लेन में आ जाएंगे, ये छूट जाएगा, इन दोनों को लोगे तो इस वाले प्लेन में आ जाएंगे, वो छूट जाएगा, या एक ही प्लेन में हो। अब सुनो, 2 वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में होंगे, यस सर, 3 वेक्टर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसी के ऊपर सवाल आएगा आपके स्कूल में, अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक। एक वेक्टर और पढ़ लो फिर मैं आपको सवाल करा देता हूं, ध्यान से सुनो, देखो नेक्स्ट है आपका नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, सुन लो ध्यान से। अब आपको अजीब सा लगेगा, सुन लो ध्यान से, थोड़ा सोचना आपको पड़ेगा। ये देखिए एक वेक्टर है, इसकी लेंथ है मान लो 5, तो ये 5 न्यूटन फोर्स को दिखा रहा है। अगर हमने इसको छोटा कर दिया, इतना छुपा लिया, कितना बचा, 3 न्यूटन, और छुपा लो 2 न्यूटन, और छुपा लो 1 न्यूटन, अब खत्म कर दो 0, लो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। पहले ये इतना दिख रहा था, अब कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने, नथिंग तो नहीं दिख रहा है बेटा, दिख तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, पॉइंट नहीं दिख रहा है क्या, डॉट, ठीक है डॉट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो जो आपका क्या नाम है नल वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, डॉट का क्या लेंथ है भाई, लेंथ तो तुमने इसकी खत्म कर दी, मैग्नीट्यूड तो खत्म कर दिया, यानी कि जो नल वेक्टर होता है या जीरो वेक्टर होता है उसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन, अब बोलेगा सर डायरेक्शन तो समझ में नहीं आ रही है सर, भाई डायरेक्शन की कुछ ना कुछ होती होगी, हमें नहीं पता है, सुन लो ध्यान से, और जो चीज आपको नहीं पता है फिजिक्स में उसको इनफिनाइट नहीं बोलोगे, नॉट डिफाइंड बोलोगे। फिर से सुनो, नल वेक्टर क्या होता है, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड पूरा खत्म हो गया तो बस ये दिखाई पड़ेगा इतना पॉइंट, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन है इसमें, तभी तो इसका नाम है वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन होती है, तो उसके बाद डायरेक्शन तो है, लेकिन कहां है ये किसी को नहीं पता। कहने लगा ये क्या बता रहे हो सर, हमें तो दिख रहा है डायरेक्शन ऐसे, अरे भाई सुनो, ये पॉइंट है, पॉइंट, हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये स्पेस में देखो पॉइंट है। अब ये पॉइंट उधर मुंह करके बैठा है कि इधर मुंह करके बैठा है कि ऊपर मुंह करके बैठा है, क्योंकि पॉइंट तो एक स्फेरिकल बहुत ही छोटा सा शेप होगा जिसकी रेडियस टेंस टू 0 होगी, तो ये इधर मुंह करके बैठा है, उधर 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 किसी को नहीं पता, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ना कुछ। तो जीरो वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो 0 होता है लेकिन डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होती, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नल वेक्टर्स of zero magnitude whose direction is not defined, whose null लिखा null vectors of zero magnitude whose direction is not defined, इसकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे एक ब्लॉक है, 10 न्यूटन इधर से लगाया, 10 न्यूटन इधर से लगाया, अब बताओ यहां पर एफ नेट कितना आ गया, नेट फोर्स 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 क्यों करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, तो कितना आ जाएगा 0 न्यूटन, ठीक।
अब ये एक वेक्टर है, यस सर, इसका मॉड कितना है, एफ नेट का मॉड, मैग्नीट्यूड है 0 न्यूटन, और एफ नेट का कैप कितना है, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। कुछ लोग कहेंगे इसकी डायरेक्शन वी डोंट नो, अगर आप बोलोगे वी डोंट नो डायरेक्शन मतलब आपको डायरेक्शन नहीं पता है, या आपने बोल दिया गलती से इसकी डायरेक्शन नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अगर आपने बोला कि जीरो वेक्टर के बाद डायरेक्शन नहीं होती तो आप गलत बोल रहे हो। अगर आपने बोल दिया कि इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती तो भैया तुमने उसको वेक्टर की कैटेगरी से ही हटा दिया, तो डायरेक्शन होती हमें पता नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब सवाल देखिए कुछ और फिर एंड करेंगे इसको। क्वेश्चन देखिए, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पहला सवाल कहता है आर टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, आर टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, बताओ भाई ट्रू और फॉल्स। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन देख लो अपनी कॉपी में और बताओ ट्रू और फॉल्स। टू इक्वल वेक्टर होंगे तो क्या हमेशा पैरेलल होंगे, बताइए। ट्रू, अरे फॉल्स कैसे हो गया, फॉल्स कैसे हो गया भाई, टू इक्वल वेक्टर बोला उसने, ले लो टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी, दोनों की डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम। मान लो ये 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है, डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम, तो ये इक्वल है, यस सर, ये पैरेलल भी तो है। तो टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल, भैया दो इक्वल वेक्टर होंगे अगर तो उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, और पैरेलल वेक्टर में बस आपको डायरेक्शन देखनी थी कि डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। तो इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी तो सेम होती है, तो ये पैरेलल वाले की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ट्रू हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, all anti-parallel vectors are all anti-parallel vectors are always negative vectors, always negative vectors, बताओ, बताइए स्टूडेंट्स। फॉल्स, हाँ ये फॉल्स है, क्यों, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, ये फॉल्स है, क्यों, कह रहे जितने भी एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नहीं भैया, एंटी पैरेलल केवल वो होते थे जिसमें आप मैग्नीट्यूड नहीं देखोगे। ये देखो, ये मान लो 2 न्यूटन है और ये मान लो 4 न्यूटन है, तो ये एंटी पैरेलल तो है क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है, एंटी पैरेलल में बस डायरेक्शन देखी जाती है, ऑपोजिट है कि नहीं है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तब होता है जब मैग्नीट्यूड सेम हो, ये केवल क्या है, ओनली एंटी पैरेलल। और अगर ऐसा होता 2 न्यूटन और इधर भी लगता क्या 2 न्यूटन, तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो गए और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये नेगेटिव वेक्टर है, और नेगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव एज वेल एज एंटी पैरेलल क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ठीक, तो क्या सारे एंटी पैरेलल नेगेटिव होते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ एंटी पैरेलल ऐसे भी हो जाते होंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, तो नेगेटिव कहां से होंगे, फॉल्स हो गया। अगला सवाल, टू को इनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर, कोप्लेनर, बताओ। टू को इनिशियल वेक्टर क्या हमेशा को इनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से निकलते हो, ट्रू और फॉल्स, बताइए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू, अभी पढ़ाया था। टू कैसे, ये देखिए टू को इनिशियल वेक्टर है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, पक्का कोप्लेनर होंगे, दो वेक्टर अगर ऐसे दिए तो पक्का कोप्लेनर होंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे। ठीक, उसके बाद थ्री को इनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, थ्री को इनिशियल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, बताइए। फॉल्स, यस फॉल्स हो गया ये, क्यों, तीन को इनिशियल है यानी कि इनके इनिशियल पॉइंट सेम है, ये देखो ऐसे, क्या पता ये दोनों एक प्लेन में हो, ये छूट जाता हो, क्या पता तीनों एक प्लेन में हो, बात की बात है, लेकिन तीन को इनिशियल वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर नहीं होते, हमेशा थोड़ा ना होता है ऐसा, तो हमेशा के लिए पूछा था उसने, ऑलवेज के लिए, फॉल्स। अगला सवाल, थ्री को इनिशियल वेक्टर्स में बी कोप्लेनर, में भी बोल दिया, हो सकते हैं, बताओ। थ्री को इनिशियल वेक्टर
ऑलवेज हटाकर उसने मे बी लगा दिया, मे बी को प्लेनर, बताइए। ट्रू, यस, 3 को इनिशियल वेक्टर प्लेनर हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं, ठीक, हो सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे, अगर ठीक फील करेंगे तो शाम को कराएंगे, मैसेज आपको कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको भी मैं एंड करता हूँ, ओके।